एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। मैंने आप लोगों की आईसीएससी की क्लास 9 की ये सीरीज़ स्टार्ट की है केमिस्ट्री की। ये सीरीज़ सिर्फ आईसीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, इसके अलावा जो भी 9th में स्टूडेंट्स हैं जो नीट और जी के लिए अपनी फाउंडेशन बिल्डअप करना चाहते हैं वो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी नेमिंग ऑफ द कंपाउंड की। जो भी हमारा फॉर्मूला नेम का फॉर्मूला गिवन था हमें, उससे हमने क्या निकाला था, नेमिंग करना सीखी थी। आज हमें क्या गिवन होगा, आज हम जो लेक्चर बना रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारे को दिया हुआ होगा कंपाउंड, दिया हुआ कंपाउंड का क्या दिया होगा फॉर्मूला, और हमें क्या निकालना है, उसका नेम निकालना है। हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में हमारा देखा था कि कुछ स्टेप्स थी, कुछ रूल्स थे जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाए थे। आज भी हम जो पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उनके भी कुछ स्टेप्स और कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान में होने चाहिए। हम अपना स्टार्ट करते हैं कंपाउंड का एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि मैं कोई भी यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे बेसिक एग्जाम्पल से चलते हैं NaCl से। ये क्या दिया है मैंने आपको, एक फॉर्मूला दिया है। क्या है, फॉर्मूला है, और आपको इससे क्या निकालना है, आपको इससे निकालना आना चाहिए कंपाउंड का नेम। आपने देख लिया, देखते से ही आपको नेम बनाना आना चाहिए। उसके लिए आपको रूल्स ध्यान में होने चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। फर्स्ट हम रूल्स देखते हैं। पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स को। रेडिकल्स हमने पढ़ लिए क्या होते हैं, अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे ही फॉर्मूला मिला, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आइडेंटिफाई करो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स को। हमारे पास में ये फॉर्मूला गिवन है NaCl का। NaCl का फॉर्मूला गिवन है हमें। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें से कि कौन सा पॉजिटिव रेडिकल और कौन सा नेगेटिव रेडिकल है। क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज को, जरूर कर सकते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, फॉर्मूले में देखो हमें पता है सोडियम जो Na होता है जिसका सिंबल, ठीक है, सोडियम है, इसकी पॉजिटिव कैटायन होता है, पॉजिटिव होता है ये, हमें पता है कि ये पॉजिटिव रेडिकल होता है, हमने इसको अलग कर लिया। इसी तरह क्लोरीन नेगेटिव रेडिकल होता है, तो हमने इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। जैसे ही आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स को अलग किया, फिर आपको एस्टिमेट करना है सेकेंड स्टेप में क्या, वैलेंसीज। सेकेंड स्टेप में क्या एस्टिमेट करना होता है आप लोगों को, वैलेंसी। स्टेप सेकंड में चलो, अब आपको केटायन एंड एनायन की वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब यदि मैंने वैलेंसी निकालना आप लोगों को सिखाया है, यदि फिर भी कोई डाउट है वैलेंसी निकालने में, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, यहाँ पे आपको गिवन है Na+ और Cl-। ये बहुत क्या है, रेडिकल्स है। रेडिकल्स है, तो हम रेडिकल्स को क्या कर सकते हैं, रेडिकल्स की वैलेंसी फाइंड आउट करना मैंने सिखाया था। रेडिकल पे जो चार्ज होता है, रेडिकल पे जो चार्ज होता है वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी के इक्वल होती है। तो जो सोडियम की बात हम कर रहे हैं उस पर कितना चार्ज है, +1 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरह क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। स्टेप सेकंड भी हमने फाइंड आउट किया, हमने वैलेंसी फाइंड आउट कर ली। अब आगे मूव करते तो हमें जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑर्डर में दे रखा है फॉर्मूला में, उसी ऑर्डर में हमें क्या कर देना है, उसका नेम कर देना है कंपाउंड का। तो पहले क्या है, पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल की आप लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो Na+ होता है उसका नेम होता है सोडियम, ओके। और जो क्लोरीन होता है वो मोनोवेलेंट नेगेटिव रेडिकल है। मोनोवेलेंट नेगेटिव रेडिकल होते हैं, उसके लास्ट में आइड लगता है, तो क्लोरीन होता है तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड। तो हमने क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बना लिया। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि हमने सोडियम क्लोराइड से NaCl का फॉर्मूला बनाया था। आज हमने फॉर्मूले से क्या बना लिया है, नेम बना लिया है। आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखनी है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, आपको अच्छे से निकालना आ जाएगा कि हम फॉर्मूला का नेम कैसे निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे KMnO4, आपको क्या मिला, फॉर्मूला मिला KMnO4। अब आपका क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है इसका नेम। कैसे फाइंड आउट करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, फाइंड
आउट करो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स कौन सा है इसमें? पॉजिटिव रेडिकल क्या है? ये K+ है और नेगेटिव रेडिकल है MnO4-। तो पॉजिटिव रेडिकल क्या हो गया? K+ और नेगेटिव रेडिकल क्या हुआ? MnO4-। अब पॉजिटिव रेडिकल है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम, और ये जो मैंने इतना बड़ा पॉलीएटॉमिक रेडिकल बनाया है इसका नाम होता है परमैग्नेट। क्या नाम होता है? परमैग्नेट। परमैग्नेट। तो ये भी मोनो एटॉमिक क्या पॉलीएटॉमिक क्या है? रेडिकल है, और ये मोनो एटॉमिक कैटायन रेडिकल है। चलो अब हम आगे मूव करते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में हम जाएंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? वैलेंसी फाइंड आउट करनी होती है। चलो वैलेंसी फाइंड आउट करें तो इन दोनों की वैलेंसी आपको पता चल रहा होगा, इस पे 1 है और इस पे भी 1 है, तो दोनों की वैलेंसी क्या हो गई? 1-1 हो गई। दोनों की वैलेंसी 1-1 हो चुकी है। तो अब हम अपनी स्टेप थर्ड पे चलते हैं। स्टेप थर्ड क्या है हमारा? हमारा स्टेप थर्ड है कि हमें क्या करना है, जिस सीक्वेंस में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स दे रखे हैं उसी ऑर्डर में हमें क्या बनाना है? नेम लिखना स्टार्ट करना है। चलो इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम। तो पहले लिख दो पोटेशियम, और फिर उसके बाद में मैंने जस्ट अभी बताया ये क्या होता है? परमैग्नेट। तो इसका फॉर्मूला नेम क्या हो जाएगा फॉर्मूले का? पोटेशियम परमैग्नेट। फॉर्मूले का नेम हमें आ गया, क्या बनाया? पोटेशियम परमैग्नेट। तो समझ में आया हमें कैसे फॉर्मूला को डिराइव करना होता है? जो भी फॉर्मूला गिवन है उससे हम कैसे निकालेंगे नेम कंपाउंड का? ये बहुत ईजी है, आसानी से हो सकता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी है कुछ बातें। चलो अब हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको स्लाइड में नजर आ रहा है वो यही सब है जो मैंने आपको समझाया है। स्टेप्स टू राइट ए नेम ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनाइन इन द फॉर्मूला। आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर क्या करना है? वैलेंसीज को एस्टिमेट करना है कि वैलेंसीज कितनी होती है। फिर जिस ऑर्डर में हमें कैटायन एंड एनाइन गिवन है उस ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं? नेम लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? अब कुछ एसिड्स होते हैं जिनके नेम हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके नेम ऑलरेडी डिसाइड होते हैं, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा HF। HF को हम बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं जिनके नेम आपको क्या करने पड़ेंगे? मेमोराइज करने पड़ेंगे, रिमेंबर रखने पड़ेंगे। HF का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है और HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी तरह एक और आता है H2SO4। H2SO4 का क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। H2SO4 का क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ बेसेस होते हैं, जैसे एसिड्स होते हैं वैसे ही कुछ बेस होते हैं जिनके भी नेम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये कुछ बेस है जिनके नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये उन जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाके हम लोग नेम निकालते हैं, नेम फाइंड आउट करते हैं, उस अकॉर्डिंग इनके नाम नहीं निकलते हैं। इसलिए हमें कुछ एक्सेप्शन समझ के आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। फिर NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया किस तरह हम नेमिंग करेंगे? चलो ये नेमिंग का काम हो गया। हमें 3 रूल मेनली ध्यान में रखने हैं। जो एसिड और बेस है उनके कुछ डिफरेंट नेम्स होते हैं, उन्हें आप लोग याद करो कौन कौन से नेम होते हैं। वो ये जो याद करने का इतना वो टेंशन नहीं लेनी है, जैसे जैसे ये केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होते हैं। HF है, HCl है, NaOH है, KOH है, H2SO4 है, ये सब बार बार यूज होंगे। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे इनके नाम। तो इसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी है कि हमें ये नाम याद करने पड़ेंगे अलग से, तो हम कैसे करेंगे, वो हमें अपने आप हो जाएंगे आगे मूव करते करते। अभी यहाँ तक हो चुका है। अब आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, उसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। KClO3। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है, केमिकल इक्वेशन। चलो हम केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि हमने प्रीवियस क्लास में एलिमेंट्स पढ़ा था, ठीक है? एलिमेंट्स का शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन क्या था? सिंबल्स थे शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स के। उसी तरह केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास
बहुत सारी होती हैं। ओके, केमिस्ट्री में आप पढ़ने जा रहे हो तो बहुत सी केमिकल रिएक्शंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको इजी वे में या सिस्टमेटिक तरीके से हम सिंपल तरीके से पढ़ सकें, इसलिए क्या किया, साइंटिस्ट ने एक टर्म केमिकल इक्वेशंस निकाली, जिससे हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो, केमिकल रिएक्शंस को लिखने में हम अच्छे से उनको लिख सके। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या था, केमिकल इक्वेशन थी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सा एलिमेंट्स का किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए। कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यदि हमने मैग्नीशियम को क्या किया, बर्न किया एयर में, मैग्नीशियम को जैसे ही हमने एयर में बर्न किया उसने रिएक्शन करके क्या फॉर्म किया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया, उसने न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसने न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म किया है। तो ये क्या है, एक इक्वेशन, एक रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन आप क्या बार बार इस रिएक्शन को ऐसे लिखोगे, मैग्नीशियम बर्न हुआ और फिर उसने न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या ये आपके लिए डिफिकल्ट है लिखना? बिल्कुल है। यदि हम चाहते हैं कि हम इसे इजी वे में लिखें, जैसे हमने एलिमेंट्स के सिंबल बना के उन्हें लिखा था, तो हम उसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो साइंटिस्ट ने हमें ऑलरेडी दे दिया था। क्या हम उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं उनका, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल लिया तो उस एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या था हमारा, मैग्नीशियम को क्या करना है, हमें एयर में बर्न करना है। एयर में क्या होता है, जनरली यदि मैं एयर बोल रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। मैग्नीशियम की जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन थी। अब जो मैंने इतनी बड़ी वर्ड्स में बोली रिएक्शन को, तो कितना इजी हो गया रिएक्शन को लिखना। मुझे बार बार अब ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम बर्न इनटू इन एयर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार रिएक्शंस को। हमें डायरेक्ट हम केमिकल इक्वेशन से किसी भी रिएक्शंस का मेंशन कर सकते हैं। ये इजी वे है और कन्वीनियंट वे है हमारे लिए, जैसे सिंबल्स कन्वीनियंट था। तो ये रिएक्शन हो गई, हमने रिएक्शन लिख दी। अब रिएक्शंस क्या होती है, ये जो केमिकल इक्वेशन है हमें क्या क्या बताती हैं कि जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ सब्सटेंस है जो क्या हो रहे हैं, न्यू फॉर्म हो रहे हैं। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। अब बात करें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। हम बात करते हैं, हमें नींबू पानी बनाना है, गर्मी का मौसम है, नींबू पानी पीने का मन सबका होता है, तो हमें नींबू पानी बनाना है। उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे आप नींबू पानी बना सकते हो, क्या चाहिए? मेनली यदि हम बात करें तो हमें वाटर चाहिए, शुगर चाहिए और लेमन चाहिए। ठीक है, 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए मेनली। तो आपने क्या किया, आपका नींबू पानी पीने का मन हो रहा है, आप गए किचन में और आपने इंग्रेडिएंट्स को क्या किया, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उनको इकट्ठा किया। क्या 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 लिया आपने, मेनली वाटर लिया और लेमन लिया और शुगर ली। आपने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए। अब 3 इंग्रेडिएंट्स को आप जैसे नींबू पानी बनाते हो उसका प्रोसेस करके आपने क्या बना लिया, क्या फॉर्म किया, नींबू पानी। तो पहले आपके पास में कितने इंग्रेडिएंट्स थे, 3 इंग्रेडिएंट्स थे। उनको मिक्स करके सबको आपने क्या बनाया, प्रोडक्ट नींबू पानी बनाया। तो जो वो 3 इंग्रेडिएंट्स थे उनको हम क्या बोल सकते हैं कि वो रिएक्टेंट्स थे, और जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट्स मीन जो नींबू पानी बना उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह है केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी नई चीज को बनाने के लिए, इंग्रेडिएंट्स हम बोल सकते हैं उनको, ठीक है, समझने के लिए। तो जो प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करते हैं किसी नई चीज को फॉर्म करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, लाइक हम नींबू पानी का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इंग्रेडिएंट्स से, तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट। समझ आए? तो जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो फॉर्म होता है न्यू सब्सटेंस उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन समझ आई आप लोगों को, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? ये शॉर्टकट वे है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। ओके, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा।
अब केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस हम लिखते हैं इक्वेशंस के फॉर्म में, वो क्या होती है, हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक कंडीशन भी हमें बता सकती है कि ये रिएक्शन इसी स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर और कंडीशंस पे क्या हो सकती है रिएक्शन इजीली हो सकती है। ठीक है, तो देखो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। It tells us what substance enter into a given reaction and what products are formed. कौन से सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन में एंटर करते हैं और कौन से प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यदि मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो आप आसानी से आप सभी लोग बता सकते हो कि ये जो रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, Mg+O2, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, MgO। समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे चलें। The optimum conditions of temperature and pressure are also specified in a chemical equation. जस्ट मैंने अभी बताया, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है तो उसकी ऑप्टिमम कंडीशन है, उस किस प्रेशर पे वो हो जाएगी, कौन सा सुटेबल प्रेशर है, कौन सा सुटेबल टेम्परेचर है, वो सब केमिकल इक्वेशन है वो मेंशन करती है, बताती है। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक के टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या किया हमने, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स किया। ठीक है, तो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसकी रिएक्शन को हम इतने टिपिकल लैंग्वेज में ना लिखे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किसकी हेल्प से, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। वो कैसे होगी, देखो आपको यहाँ पे रिएक्शन भी स्क्रीन पे विजिबल होगी। जिंक थे, उसको हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या किया, रिएक्शन करवाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जैसे ही रिएक्शन करवाई, हमारे पास में क्या बना, ZnCl2। ठीक है, और यहाँ पे H2 भी क्या होती है, इवॉल्व होती है। ओके, तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या आते हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोडक्ट्स का क्या फॉर्मेशन हुआ, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन इवॉल्व हुई। ठीक है, समझ आया। कोई भी रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन गिवन है हमें तो उसकी इक्वेशन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, उसको ईजी वे में लिख सकते हैं। अब केमिकल इक्वेशन तो हमने देख ली क्या होती है, क्या कैसे लिखते हैं हम, इजी वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें आगे देखना है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करते हैं, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। हम अपनी मर्जी से केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। अभी जस्ट पीछे मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के बताई थी, तो हमें पता है, मुझे ऑलरेडी पता है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं उन्हें भी पता है केमिस्ट्री के अंदर की इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं। लेकिन इन इक्वेशंस के क्या होते हैं, लिखने के रूल्स होते हैं। तो अब हम इक्वेशन के रूल्स देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। चलो, फर्स्ट रूल होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड RHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ओके, और फिर एरो आता है, आपको दिख रहा होगा ये रिएक्शन में एरो। ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। यदि एरो हमने इस तरीके से लगाया है रिएक्शन में, तो ये हमें बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है। तो फर्स्ट क्या था रूल, LHS RHS। LHS में रिएक्टेंट लिखेंगे, RHS में प्रोडक्ट्स लिखेंगे। एरो क्या इंडिकेट करता है, रिएक्शन की डायरेक्शन को, प्रोसीड की होने वाली डायरेक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं। डबल एरो एक चीज आती है, इस तरीके से हम उस एरो को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल एरो, या फिर आप इसको बोल सकते हो इक्विलिब्रियम एरो। ठीक है, इक्विलिब्रियम आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज बतानी है आपको, ये डबल एरो क्या है। डबल एरो यदि किसी रिएक्शन में मेंशन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, इस रिएक्शन में डबल एरो आ रहा है। तो ये डबल एरो है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही क्या हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे रिएक्शन सेम स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और सेम स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से होती है। तो बोथ डायरेक्शन में जब रिएक्शन को हमें दिखाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे, डबल एरो का यूज करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे जब हमें बोथ डायरेक्शन में क्या दिखानी है, रिएक्शन हो रही है हमारी, उसको दिखाना है।
ओके, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को कि डबल एरो का क्यों यूज होता है? ठीक है, तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। जब भी आपको डबल एरो लिखे हुई कोई रिएक्शन मिल जाती है तो वो क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दैट्स मीन यदि हमने कुछ बनाया है, लाइक हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया का फॉर्मेशन किया है, NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है, हमने क्या फॉर्मेशन किया है? अमोनिया का फॉर्मेशन किया है। तो हम अमोनिया से फिर से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। दैट्स मीन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार आगे चली गई तो ये वापस पीछे नहीं जा सकती है। ये यदि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बना सकते हैं तो हम अमोनिया से फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी जा सकते हैं। जितनी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उतनी ही ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करती है? मूव करती है। ओके, बाकी आपको रिएक्शंस में कुछ देखा होगा आपने कि कुछ कुछ रिएक्शंस में इस एरो पे हीट का साइन नजर आता है। ठीक है, ये साइन होता है वो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करने पर ही हो रही है। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है Pb+S। Pb+S है वो जो जुड़कर PbS का न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये कब हो सकता है? जब रिएक्शन को हीट दी जाए, रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगी तभी वो PbS का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये रूल्स थे इसके कुछ। एक स्पेसिफिक रूल और है, इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट से जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उस पर स्पेसिफिक कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। लाइक कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होनी चाहिए, कितने प्रेशर पे होनी चाहिए और उसमें कैटेलिस्ट क्या यूज होगा। अब ये कैटेलिस्ट क्या है हम वो हमारी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो कि कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है जिन पे लिखे हुआ होता है कि उनके लिए कितना टेम्परेचर सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई भी रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे होती है तो यहाँ पे लिखे हुआ होगा 25 डिग्री सेल्सियस और उसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर लिखे हुआ होगा। कुछ कैटेलिस्ट यूज होता है Fe, MO, तो ये सब चीज़ें होती है वो एरो पे मेंशन होती है। तो समझ में आया क्या क्या रूल्स होते हैं रिएक्शंस को लिखने के? यहाँ तक यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछना, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, यहाँ तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।